कार्ल मार्क्स पर एक फिलोसोफर हीगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। हीगल ने कहा था कि प्रकृति जो विस्तार करती है वो विचार के अनुसार विस्तार करती है। उसी सिद्धांत को कार्ल मार्क्स ने उल्टा कर दिया, उसका शीर्षासन करवा दिया। हीगल का कहना था कि पहले मनुष्य के अंदर विचारों का मजबूतीकरण होता है, तत्पश्चात भौतिकता विस्तृत होती है, उससे पहले भौतिकता विस्तृत नहीं होती। और वहीं पर कार्ल मार्क्स ने इसका उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा कि विचार बनते हैं भौतिकता को देखने से। जब तक भौतिकवाद मनुष्य के विचारवाद में पनपता नहीं है, तब तक कोई भी भौतिक समाज की स्थापना नहीं होती है। समाजों की स्थापना भौतिक ढांचे के तहत ही पनपती है। मनुष्य के अंदर समाने वाले विचार, मनुष्य के अंदर आने वाले विचार जो आते हैं वो भौतिक घटनाओं से ही आते हैं। जिस प्रकार का वातावरण होता है, जिस प्रकार की घटनाएं किसी व्यक्ति के आसपास करती हैं, वह व्यक्ति उसके विचार भी वैसे ही हो जाते हैं जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और हीगल का इससे बिल्कुल विपरीत कथन है। हीगल का कहना है कि मनुष्य के जैसे विचार होते हैं, उसके आसपास आने वाले एनवायरनमेंट के अंदर जो घटनाएं घटती हैं वो विचारों के अनुसार तय होती हैं। पहले विचार आते हैं, फिर घटनाएं आती हैं। अब आपस में दोनों अलग अलग सिद्धांतों को एक दूसरे के आलोचनात्मक रूप से हम अगर देखें तो एक कार्ल मार्क्स ने एक तरह से आलोचना की है अपनी एक पुस्तक में। उन्होंने ऐसा लिखा भी है, उनका एक फुटनोट्स मैंने हीगल के बारे में देखा था, और वो यह था कि हीगल का द्वंद्ववाद उल्टा है जिसे हमने सीधा किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी द्वंद्वात्मक प्रणाली बिल्कुल हीगल के भिन्न ही नहीं बल्कि बिल्कुल विपरीत है। हीगल की रचनाओं में जो द्वंद्ववाद है वो सिर के बल खड़ा है। यदि उसके रहस्यवादी लपेटों में छिपे तार्किक तत्व को समझना है तो उसे पैरों के बल सीधा खड़ा करना होगा, जिसे मैंने सीधा पैरों के बल खड़ा किया है। यानी कि वो बिल्कुल उल्टा था और मैंने उसको बिल्कुल सीधा कर दिया है। यह कहना है कार्ल मार्क्स का। लेकिन अगर इन दोनों के संबंध में मेरी राय ली जाए तो मेरी राय बिल्कुल अलग होगी, इन दोनों के अलग। यहाँ पर जो दोनों बातें कही गई हैं उनमें बस प्राथमिकता का अंतर है। कार्ल मार्क्स भौतिक घटनाओं को प्राथमिकता देते हैं और विचारों को हीगल प्राथमिकता देते हैं, और दोनों ही विश्व का विस्तार करने की प्रणाली में और समाज में बनने वाली और समाजों के निर्माण की प्रक्रिया में जो योगदान होता है उसे अलग अलग तरह से बताते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि घटनाएं बाद में घटित होती हैं और विचार पहले आता है। हालांकि मैंने ये मजबूती के बेस पर किया था कि किसी भी मनुष्य की मजबूती का पता लगाना है तो उसके विचारों से लगाइए। लेकिन जब विश्व के विस्तार की बात होती है तो ना तो इसमें विचारों की प्राथमिकता है ना भौतिक घटनाओं की। बिना घटनाओं के विचार नहीं आते और बिना विचारों की घटनाएं नहीं आती। लेकिन दरअसल ये दोनों ही सिद्धांत गलत ही हैं अगर इन्हें जिद्दोजहद किया जाए। यानी कि सिद्धांत जो होते हैं वो पूर्ण रूप में सत्य नहीं होते, और सच्चाई को एक तरह से कहा जा भी नहीं सकता। आज तक कोई भी किसी भी तथ्य को पूर्ण रूप में सत्य नहीं सिद्ध कर सका, क्योंकि सत्य सिद्ध किया ही नहीं जा सकता। आज तक कोई भी बोला गया सिद्धांत या वाक्य सत्य नहीं हो सका, केवल तथ्य हुआ है। तथ्य ही हो सकता है वो। सत्य की तुलना पर कोई चीज तौली नहीं जा सकती, क्योंकि सत्य ना बोला जा सकता है और ना कहा जा सकता है। सत्य अनंत है, उसे समेटना असंभव है, और सत्य को केवल अनन्य अनुभूतियों के आधार पर बोला कहा या सुना जाता है, वो बोलने की चीज नहीं है। अब बात करते हैं हीगल और कार्ल मार्क्स की। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल भौतिक घटनाओं से मनुष्य के विचार आते हैं या केवल विचारों से ही
मनुष्य भौतिक घटनाओं का विस्तार करता है। यह घटनाएं पहले विचारों से घटित होती हैं, बल्कि दोनों की जरूरत दोनों को है। भौतिक घटनाएं विचारों का भी कारण बनती हैं और विचार भौतिक घटनाओं का भी कारण बनते हैं। ये दोनों ही बातें सत्य हैं। यह नहीं कहा जा सकता, परंतु पूरक अवश्य है। दरअसल हम अपने आसपास देखते हैं कि हमारे जो विचार बनते हैं वो वास्तव में बहुत सारी भौतिक घटनाओं को देखने के बाद। हम अपने परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं, समाचार सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सूरज चांद सितारों को देखते हैं, गतियां देखते हैं, ऊर्जाएं देखते हैं। तो घटनाओं से हमारे विचार बनते तो हैं ही। अब साथ ही अब ऐसे लोग जो समाज में, जो देश या विश्व में क्रांति लाते हैं, उनके विचार सामाजिक घटनाओं से बिल्कुल अलग होते हैं। उनकी समझ बिल्कुल अलग होती है। तो वो विचार बिल्कुल नए पनपते हैं और वो विचार कभी भी भौतिक घटनाओं से या वातावरण से नहीं आते। इसका अर्थ आप यह समझ सकते हैं कि ना तो भौतिक घटनाएं पूर्ण रूप में अपने आप में विचारों को पैदा करने में सक्षम है, परंतु और ना ही कोई भी विचार भौतिक घटनाओं के विस्तार में पूर्ण रूप में अधिक योगदान देता है। ये दोनों ही ऐसे ही चलते हैं, साथ साथ समानांतर चलते हैं। इसलिए इनकी समानांतरता को ही स्वीकार करना चाहिए, ना कि किसी एक पक्ष को। हालांकि हीगल ने कार्ल मार्क्स के बारे में कोई आलोचना नहीं की, क्योंकि हीगल तो कार्ल मार्क्स से भी पहले पैदा हुए थे। लेकिन यह कार्ल मार्क्स का हीगल की आलोचना करना गलत है, क्योंकि इससे पता लगता है कि जो कार्ल मार्क्स हैं वो केवल एक ही पक्ष में झुके जा रहे हैं। वो भौतिक पक्ष है, भौतिक घटनाओं का पक्ष है। केवल एक ही पक्ष में झुके जाना एक वैज्ञानिक मस्तिष्क नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि हीगल ने जो कहा वो पूर्ण रूप में सत्य है। दोनों ही अपने अपने स्थान पर सही है, लेकिन 100% कोई भी सत्य नहीं है। और तथ्यों को 100% सत्य होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथ्य तो तथ्यात्मक रूप से जीवन को जीने की कलाएं मात्र हैं, और हमें पूर्ण रूप में सत्य को 100% जानने की भी कोई जरूरत नहीं होती। उसका कारण है कि हम पूर्ण रूप में सत्य को जान ही नहीं सकते। 100% के चक्कर में ना पड़ना है। इसी चक्कर में पड़ के अनेक दार्शनिकों ने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। खैर, उन सब बातों को अगर हम अभी करने लगें तो भगत सिंह की विचारधारा को जानने का जो हमारा उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो सकेगा। इसलिए कार्ल मार्क्स को किसी भी, मेरे हिसाब से तो आलोचना नहीं करनी चाहिए थी हीगल की, पर कोई बात नहीं, होता है, अपने अपने विचार हैं, सभी को प्रस्तुत करने पड़ते हैं। अब कार्ल मार्क्स का जो भौतिकवाद का सिद्धांत है वो इसलिए सही, ज़्यादा फैक्चुअल उसको लग रहा था, क्योंकि अधिकतर मनुष्य भौतिक घटनाओं और वातावरण से ही अपने विचारों को लेते हैं। ये बात सत्य है। 95% से भी अधिक लोग भौतिक घटनाओं और वातावरण के अनुसार ही ढलते हैं। उनके विचार अपने नहीं होते, वो मजबूती नहीं होती उनमें। इसीलिए कार्ल मार्क्स का भौतिकवाद की ओर झुके रहना अधिक उसे कारगर लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भौतिक घटनाओं से भी आगे निकल जाते हैं, उनके विचार बहुत गहरे हो जाते हैं। तो वो विचार जो गहराते हैं उनमें भौतिक घटनाओं का कोई योगदान नहीं होता। इसलिए वो लोग बहुत कम होते हैं, और वो लोग अलग होते हैं जो एक नई शुरुआत करते हैं विश्व में, देशों में। अब बात करते हैं कि समाज में जो भौतिकता ज़्यादा छाई हुई है, और भौतिकता ही होगी, सामाजिक जीवन जीना है तो भौतिक जीवन जीना ही पड़ता है, और ये आवश्यक है। अब ऐसा ही नहीं है कि कार्ल मार्क्स ने केवल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर ही एक वर्ग संघर्ष को पूर्ण रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कई सारे अध्ययन किए हैं, बहुत सारी स्टडीज के बाद ही उनका जो मस्तिष्क है वो इस प्रकार का बना था। उन्होंने बहुत से जो अपने एक्सपेरिमेंट किए, कई जगह जाकर के कई समाजों को देखे, कई देशों के समाज देखे,
तो उन समाजों को देखने के बाद उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे। मैंने वो सारे लेख तो खैर नहीं पढ़े, लेकिन उनके कुछ कुछ फुटनोट्स मैंने देखे हैं। जर्मन समाज को देख करके उन्होंने जर्मन आइडियोलॉजी नाम की किताब लिखी थी। फिर उनकी एक दास कैपिटल नाम की भी किताब आई थी। एक थी वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। बहुत सारी उनकी ऐसी ही किताबें थी। दर्शन की दरिद्रता, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के नाम से थी उनकी। ऐसी कई सारी किताबें उन्होंने लिखी थी। और कुल मिलाकर के जो कार्ल मार्क्स का एसेंस है, पूर्ण रूपेण वो अपनी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें जो कहना चाहते हैं वो यही है कि एक कंपटीशन हर समय समाज में चलता ही रहता है। समाज में बहुत सारे वर्ग बने होते हैं। कुछ वर्ग बड़े होते हैं तो कुछ वर्ग छोटे होते हैं। कुछ लोगों का शोषण होता है और कुछ शोषण करने वाले लोग होते हैं, जिनकी मैंने पहले ही एक्सप्लोइटी और एक्सप्लोटर के बारे में बता दिया था कल। हम अगर अपने इतिहास में पहले जाएं तो आपको पता लगेगा कि जब मनुष्य समुदायों में रहता था, जब उसके पास बड़े जिले नहीं थे, तहसीलें, अब तो तहसीलें बन गई, जिले बन गए, फिर राज्य बन गए, देश बन गए। पहले क्या है, हर जो व्यक्ति रहते थे वो समुदायों में रहते थे, और समुदायों में रहते थे तो उन समुदायों में ज़्यादा अंतर नहीं होता था व्यक्तियों में। आज की डेट में तो व्यक्ति की वैल्यू ही बिल्कुल बदल गई है। सब कुछ बदल चुका है और बदलना चाहिए भी, क्योंकि समय गुजर चुका है। शुरुआत में लोग जब समुदायों में रहते थे तो उनके मध्य इतना भेदभाव नहीं होता था। उसका कारण है कि उस समय साधन उतने थे नहीं, तो जितने साधन थे उनका सभी जो उपभोग करते थे वो समान रूप से करते थे, और वो जानते भी नहीं थे कि कोई आदमी बड़ा या छोटा होता है। जैसे जैसे समय गुजरा तो मनुष्य ने साधनों पर स्वामित्व करना शुरू कर दिया। स्वामित्व तो मनुष्य के स्वभाव में रहता ही, स्वामित्व करने की झलक। दरअसल मनुष्य में जब मनुष्यता पूर्ण रूपेण नहीं पनपती तब तक वह स्वामित्व के पीछे भागेगा। हर किसी को अपना पेट भरना ही होता है, इसलिए हर जानवर खाने की वस्तुओं पर अपना स्वामित्व करना चाहता है। कम से कम उतना स्वामित्व तो करना ही चाहता है कि उसका पेट भर जाए। पेट के पीछे ही जो रहकर जीवन को खो देता है वो जानवर कहलाता है, क्योंकि जानवर केवल पेट भरते हैं। लेकिन इंसानियत और इंसान जो होता है, मनुष्य जो होता है, वो मनुष्य जानवरों से ऊंचा इसलिए होता है क्योंकि वो पेट से भी ऊपर कोई चीज होती है। पेट एक भौतिक शरीर की पूर्ति का एक हिस्सा है जो आवश्यक है। मैं नहीं कहता कि आवश्यक नहीं, आवश्यक है, अवश्य। ये हमारा धर्म कर्तव्य भी बन जाता है, क्योंकि एक टूल मिला है हमें, बॉडी, तो इसको पोषण देना जरूरी होता है। लेकिन मनुष्य केवल पोषण पाने के लिए पैदा नहीं होता, उसको अपने अंदर के जो समझदारी मिली है, जो चेतना मिली है, उसको, उस चेतना की मजबूती मनुष्य को सर्वाधिक आवश्यक है। तो मनुष्य स्वामित्व से ऊंचा होना चाहिए, लेकिन ज्ञान इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाता है। अधिकतर लोग तो अज्ञानी होते हैं, तो स्वामित्व तो मनुष्य में आना ही आना होता है। तो स्वामित्व जैसे जैसे बढ़ा, तो जैसे जैसे समुदाय का जो समय बीतता गया, तो जो लोग थे वो अपने ही साधनों को अपने ही अंडर करने लगे, अब उन पर अपना अधिकार जमाने लगा। तो जब लोग उसका अधिकार जमाने लगे तो फिर राजा वाला समय आया। जो राजा हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे, वो समय आया। उसमें आप जानते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में कितना भेद हो गया। एक राजा होता है, उसके नीचे एक मंत्री होता है जिसे महामंत्री या प्रधानमंत्री कहते थे। उसके बाद में फिर सेनापति होता था, कोष को संभालने वाला होता था, सेवा करने के लिए दास बना दिए गए, खेती करने के लिए किसान बनाए,
जो कि दास ही कहलाते थे। किसान दास प्रथा किसान और जमींदारी प्रथा से पहले की है। तो उस समय पर एक राजा होता है और दास होते हैं, तो वर्ग बना दो लोगों का। राजा टैक्स लेता है और जो राजस्व लोग दास लोग जो देते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो एक वर्ग बन गया। जो पेट पलेगा दासों का वो राजा के कोष से पलेगा और राजा उनकी रक्षा करेगा, उनके राज्य में वो लोग रहेंगे और अनाज जो राजस्व के रूप में मिलेगा उससे राज्य के लिए ही वो लगाएंगे। तो कुल मिलाकर चाहे एक कंफर्टेबिलिटी का वातावरण बनाया गया हो, परंतु मनुष्य में तो अंतर हो गया ना। एक दास का महत्व एक राजा के बराबर तो नहीं होगी। तो ये जो अंतर की प्रक्रिया हुई है, तो अब ये संघर्ष पैदा हो गया राजा और दास के बीच। दास चाहते हैं कि कम से कम राजस्व दें और राजा चाहता है कि ठीक ठाक राजस्व मिल जाए, अच्छा खासा राजस्व मिल जाए। हालांकि आदर्श राजा, आदर्श प्रजा, ये सब मनुष्य द्वारा बनाए गए समाज को चलाने के अंग प्रत्यंग मात्र हैं। इनकी बातें तो हम करते ही रहेंगे कभी समय समय पर जब भी मौका मिलेगा। लेकिन जब दास प्रथा थी तो मनुष्य और मनुष्य में भेद बहुत ज्यादा हो गया था और ये संघर्ष अब यहाँ देखो संघर्ष शुरू हो गया है। इसी को वर्ग संघर्ष कहते हैं। दो वर्ग बन गए, वर्ग बहुत बनते हैं, हमें दिखाई देता है दो वर्ग, लेकिन कंपटीशन बहुत जगह होता है। अब यहाँ पर जो कंपटीशन है वो दास और राजा के बीच ही नहीं। अब देखो मंत्री, सेनापति, हर कोई कंपटीशन कर रहा है अपनी जगह पर। ऐसा नहीं है कि सेनापति की वैल्यू राजा के बराबर है लेकिन दासों से तो ऊपर है, लेकिन फिर भी एक कंपटीशन तो हो गया ना। हर किसी को एक कंपटीशन के तहत गुजरना पड़ता है, एक संघर्ष, एक स्ट्रगल के तहत गुजरना पड़ता है। और ये स्ट्रगल जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, अब देखो दासों की प्रथा बहुत समय तक चली, दास प्रथा बहुत समय तक चली। दास प्रथा के बाद में फिर जमींदारी प्रथा आई जिसमें जमींदार होते थे। अब गांव गांव में जमींदार होते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के समय राजाओं, हमारे यहाँ की बात करें तो जो अंग्रेज सरकार आई, अंग्रेज लोग वहाँ से आए, तो वहाँ पर जो सिक्का जमाया यहाँ पर आकर अंग्रेजों ने, उसके बाद में जो राज्य थे, राजा थे, उनके राज्य खत्म हो गए और एक नई शुरुआत हुई जो राज्य के रूप में, और बंटवारे वगैरह अलग से हो गए उनके। अब जमींदार होता है, खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं, तो राजा की जगह जमींदार बहुत सारे आ गए। अब जमींदारों के ऊपर भी, जो जमींदार होते हैं उनके ऊपर भी कुछ लोग होते हैं जिनके लिए जमींदार को पैसे वसूल करके देने पड़ते हैं। कुछ जमींदार अपने पास रखता है, कुछ पैसे उनको ले देता है। उसमें अलग अलग तरह की कमीशनें करती हैं। इसके बाद में जमींदारी प्रथा खत्म हुई, तो जमींदार खत्म हुए तो उसके बाद में फिर पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। अब इस जगह पर जो लोग पूंजीवान हैं, पूंजीपति हैं, उन लोगों के पास तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत से लोगों के पास कुछ भी नहीं। अब जो पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपति वर्ग है, वो सर्वहारा वर्ग जो होता है उसका शोषण करेगा। श्रमिक वर्ग है, वो चाहेगा कि उन्हें अपने पारिश्रमिक का, उन्हें अधिक से अधिक पारिश्रमिक मिले। जो अपना श्रम बेचता है, उस श्रम को बेचने के बाद, जो मेहनत को बेचने के बाद उसको जो मूल्य मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और पूंजीपति चाहता है कि कम से कम मूल्य में ज़्यादा से ज़्यादा श्रम मिल जाए। तो अब इन दोनों के बीच संघर्ष होगा। एक अपना संघर्ष बनाना चाहता है अधिक से अधिक मूल्य के लिए, और एक चाहता है कि अधिक से अधिक श्रम हो। अब पूंजीपति वर्ग ही जो साधन है उन पर उनका पूंजीपति वर्ग का स्वामित्व रहेगा। कभी राजा का स्वामित्व रहेगा, कभी जमींदार का स्वामित्व रहेगा, कभी पूंजीपति वर्ग के लोगों का स्वामित्व रहेगा। तो पूंजीपति वर्ग, कुल मिलाकर कहें कि पूंजीपति वर्ग का ही स्वामित्व रहा है साधनों पर पूंजीपति वर्ग का स्वामित्व रहता है और शोषण करने में वो सक्षम होते हैं। क्योंकि जो नियम बनते हैं,
जो शर्तें लागू होती हैं श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच, वो तय करता है पूंजीपति वर्ग। इसलिए जब साधनों पर ही उसका अधिकार है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, अपने हिसाब से नियम लाएगा, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करेगा। और श्रमिक कर भी क्या सकता है श्रम को बेचने के अलावा। तो इस प्रकार से ये स्ट्रगल चलता है और हर इतिहास में यही हुआ है। दरअसल जब दासों ने मिलकर के राजा के विरुद्ध अपनी मांगों के लिए संघर्ष किया होगा तो राज्य खत्म हुआ, राजा खत्म हुआ। उसके बाद में जमींदारों के विरुद्ध जो श्रमिक खेतों में काम करते थे उन्होंने संघर्ष किया होगा तो जमींदारी प्रथा खत्म हुआ। फिर उसके बाद में अब ये पूंजीपति वर्ग चल रहा है। जब सर्वहारा वर्ग पूंजीपति वर्ग के खिलाफ संघर्ष करेगा तो साम्यवाद की स्थापना होगी। कार्ल मार्क्स ने ऐसी कई बातें कही हैं कि साम्यवाद की स्थापना किसी देश में तभी हो सकती है, किसी समाज में तभी हो सकती है। साम्यवाद का अर्थ है कि जहां पर सब कुछ समान हो गया है, जहां ना पूंजीपति वर्ग है ना श्रमिक वर्ग है, सब समान हो गए हैं। इतिहास में पूंजीपति वर्ग जब जब ज्यादा शोषण करने लगता है सर्वहारा वर्ग का, तब सर्वहारा वर्ग के लोग मिलकर के पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध एक क्रांति, एक संघर्ष छेड़ते हैं तो साम्यवाद की स्थापना होती है। परंतु ये तो चलता रहा है और होता रहेगा। इस विश्व में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूर्ण रूपेण साम्यवाद स्थापित हो जाए। साम्यवाद की कुछ झूठी झलकें आपको महसूस हो सकती हैं, परंतु कभी भी साम्यवाद स्थापित हो नहीं सकेगा पूर्ण रूपेण।